मित्रों, आज अपन एक नया टॉपिक ग्रेड की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान का लेकर आपके सामने उपस्थित है और उस टॉपिक का नाम है बुद्धि परीक्षा। प्रायः इस संदर्भ में सुना सबने होता है, लेकिन पढ़ा हुआ और कॉन्फिडेंट बहुत कम लोग होते हैं। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ही मैंने ये प्रयास किया है कि आपको बुद्धि परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी दे पाऊँ। आपको अगर मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी लगे, निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बुद्धि के बारे में और उसी को यहाँ थोड़ा रिपीट करते हैं। बुद्धि किसे कहते हैं? तो बुद्धि के बारे में जो सामान्य कुछ परिभाषाएं थी, उनमें से पहली परिभाषा कुछ लोगों ने उसे एक सामान्य योग्यता माना था, जबकि स्टर्न, कॉल्विन और पिंटनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता को बुद्धि कहा था। गाल्टन ने कहा था पहचानने तथा सीखने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। वुडवर्थ की परिभाषा में उसने कहा था कि कार्य करने की जो विधि है वही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है और डियरबर्न के अनुसार अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता बुद्धि है। बुद्धि के बारे में ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है और किस प्रकार की बुद्धि है, उस बुद्धि की पहचान कैसे की जाए, इसके लिए बुद्धि परीक्षा की आवश्यकता पड़ी। बुद्धि परीक्षा व्यक्ति में छुपी योग्यताओं की पहचान और वो योग्यताएं उसमें कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, उनका पता लगाने के लिए की जाती है। ब्रेवर की बात करें तो ब्रेवर ने कहा था बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है, जिसे मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है। डेवर ने कहा था बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार की कार्य या समस्या होती है जिसका हल या समाधान वह कितने समय में किस विधि से करता है, इसके द्वारा ही उसकी बुद्धि का मापन किया जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि इस बुद्धि परीक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बुद्धि परीक्षा की जो आवश्यकता है वो बालकों में पाई जाने वाली विविध योग्यताओं में अंतर का ज्ञान करने के लिए आवश्यक है। सभी बालक एक समान नहीं होते। एक शिक्षक के सामने आने वाले सभी बालक अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग वंश के होते हैं और इसलिए उनमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है और उन विविधताओं की वजह से उनकी योग्यताओं में अंतर आता है और उन अंतर का ज्ञान करने के लिए बुद्धि परीक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा है बुद्धि परीक्षा के द्वारा इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि बालक जो है वो अपने विद्यालय के कार्य में कितनी सफलता प्राप्त करेगा। बुद्धि परीक्षा के इतिहास की बात करें तो यक्ष ने सभी पांडवों से प्रश्न किए थे और उसमें युधिष्ठिर यक्ष संवाद प्रसिद्ध है, जहाँ की 4 पांडव जो हैं वो मृत हो गए थे और युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट होने के बाद यक्ष ने बाकी 4 को जीवित कर दिया था। इसी तरह से तक्षशिला और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भी अपने विद्यार्थियों के लिए बुद्धि की परीक्षाएं लेते थे। प्रारंभ में बुद्धि को शारीरिक बनावट से जोड़कर देखा जाता था और ये माना जाता था कि जिसकी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी है वो ही बुद्धिमान है और जिसकी शारीरिक बनावट जितनी अच्छी है वो उतना ही अधिक ज्यादा बुद्धिमान है। और कुछ कहावतें, कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित थी, जैसे छिद्र दंता पिचित मूर्खा या पैर बड़ा गंवार का। शरीर की इन विविध अंगों को देख करके पता लगाया जाता था कि व्यक्ति कितना विद्वान है, कितना बुद्धिमान। परंतु ये सारी परिभाषाएं उचित नहीं थी और 1879 में सर्वप्रथम जर्मनी में विलियम वुंड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और बुद्धि मापन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। इसी क्रम में फ्रांस में बिने ने, इंग्लैंड में बिंच ने, जर्मनी में मैनमान ने, अमेरिका में थॉर्नडाइक व टर्मन ने ये प्रयास किए कि बुद्धि के मापन का कोई वैज्ञानिक तरीका निकाला जाए। बिने ने साइमन की सहायता से बिने साइमन बुद्धि मापक्रम नाम का एक परीक्षण बनाया, जिसमें टर्मन ने संशोधन किया। संशोधन करने के बाद उसका नाम रख दिया स्टैनफोर्ड बिने मापक्रम। जब हम बिने के बुद्धि परीक्षण के बारे में आगे पढ़ें तो उससे पहले हमें बिने द्वारा दिए गए कुछ कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को पढ़ना होगा और उसमें सबसे पहली अवधारणा जो है वो है मानसिक आयु। बिने ने व्यक्ति की सामान्य मानसिक आयु की कल्पना की और उसने कहा कि यदि कोई 6 वर्ष का बालक 10 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित समस्या को हल कर देता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, और यदि कोई 10 वर्ष का बालक 6 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित समस्या हल नहीं कर पाता है तो उसका मतलब उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष से भी
कम है। यानी कि कोई बालक किस उम्र के व्यक्तियों के लिए निर्धारित समस्या को हल कर सकता है, उतनी ही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जा सकने वाली सामान्य मानसिक योग्यता को ही मानसिक आयु कहा गया है। बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जा सकने वाली सामान्य मानसिक योग्यता को ही मानसिक आयु कहा गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वो था बुद्धि लब्धि। अगर हम किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु और उसकी मानसिक आयु की तुलना करें और उसे प्रतिशत में बदलें, तो वो जो प्रतिशत आएगा वो ये बताएगा कि उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी है, और उस बुद्धि लब्धि के आधार पर उन्होंने व्यक्तियों को कई वर्गों में विभाजित किया। जैसे ऊपर के उदाहरण में हम देखें तो पहला व्यक्ति जिसने जहां 6 वर्ष के बालक ने 10 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित समस्या हल कर दी थी, इसलिए उसकी मानसिक आयु हुई 10 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु हुई 6 और उसमें 100 का गुणा किया तो 10/6 × 100 यानी कि 167। इसके IQ जिसको हम बुद्धि लब्धि कहेंगे वह 167 है और यह प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। लेकिन यदि इसी क्रम में हम दूसरा उदाहरण देखें कि जहां 10 वर्ष का बालक 6 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित समस्या हल नहीं कर सकता था या उसमें से कुछ कम कर पाया, तो 6/10 × 100 ये हो गया 60, और 60 IQ वाला जो बालक है वो अल्प बुद्धि की श्रेणी में आता है। इस क्रम में कुछ प्रमुख श्रेणियां मैंने यहाँ आपके सामने प्रदर्शित की है। अगर बुद्धि लब्धि का मान 140 से अधिक है तो उसे प्रतिभाशाली की श्रेणी में लेते हैं, 90 से 110 है तो सामान्य की श्रेणी में लेते हैं, 80 से 90 बुद्धि लब्धि है तो मंद बुद्धि की श्रेणी में लेते हैं, 50 से 70 के बीच में है तो अल्प बुद्धि की श्रेणी में लेते हैं, और अगर उसकी बुद्धि लब्धि 25 से भी कम है तो उसे महामूर्ख की श्रेणी में लेते हैं। इस तरह से विनय ने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट देकर बुद्धि लब्धि के द्वारा बुद्धि परीक्षण का एक उपाय सुझाया। परंतु बुद्धि परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है, उन बुद्धि परीक्षाओं को अगर हम विभाजित करें तो ये बुद्धि परीक्षाएं सामान्यतया 2 प्रकार की होती हैं। पहली वैयक्तिक और दूसरी सामूहिक। व्यक्तिक परीक्षा में एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है, जैसे बीने साइमन परीक्षण में एक समय में एक ही बालक की परीक्षा ली जाती है। लेकिन सामूहिक परीक्षा में एक समूह में एक साथ कई व्यक्तियों की परीक्षा ली जाती है, जैसे अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना भर्ती में परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, जिनके बारे में आगे हम और डिटेल पढ़ेंगे। तो वो सामूहिक परीक्षाएं, दोनों ही परीक्षाओं को पुनः 2-2 भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिक परीक्षा भी 2 प्रकार की होती है, भाषात्मक और क्रियात्मक, और सामूहिक परीक्षा भी 2 प्रकार की होती है, भाषात्मक और क्रियात्मक। भाषात्मक भाषा के प्रयोग द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा की जाती है और उसमें प्रश्न के अंदर गोला लगाकर या क्रॉस का निशान कर या रेखांकित कर उसके लिखने पढ़ने की परीक्षा ली जाती है। क्रियात्मक परीक्षा कम पढ़े लिखे लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो भाषा का ज्ञान नहीं रखते, मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है और वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे भूल भुलैया, आकृति को पूरा करना आदि। तो इस तरह से बुद्धि परीक्षाओं को अगर हम देखें तो कुल मिलाकर हम 4 भागों में बांट सकते हैं: वैयक्तिक भाषात्मक, व्यक्तिक क्रियात्मक, सामूहिक भाषात्मक और सामूहिक क्रियात्मक। उसमें से सबसे पहला हमारा है वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण। वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण में हमारे पास जो है वो 2 हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विने साइमन बुद्धि पैमाना। 2 हैं ये, एक है विने साइमन बुद्धि पैमाना और दूसरा है स्टैनफोर्ड विने स्केल, जिसे कि विने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन करके बनाया गया था। तो विने साइमन बुद्धि पैमाना सबसे पहले 1905 में पहली बार विने ने बनाया था। कुछ प्रश्न बनाए थे और उन प्रश्नों के द्वारा उसका उद्देश्य ये था कि मंद बुद्धि बालकों का पता लगाया जाए। जो बालक इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे वो सामान्य और प्रतिभाशाली हैं, और जो बालक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे उन्हें मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा। बाद में उसने 1908 में इन प्रश्नों में थोड़ा संशोधन किया और 1911 में उसने साइमन की सहायता से इसे पुनः संशोधित किया और इसका नाम रखा विने साइमन बुद्धि पैमाना। इसके द्वारा 3 से 15 वर्ष के बालकों का परीक्षण किया जाता है और यहाँ प्रत्येक वर्ष के बालक के लिए 5 प्रश्न बनाए गए हैं इस परीक्षण के अंदर, परंतु 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 प्रश्न हैं और 11 और 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न इस परीक्षण में नहीं है। इस प्रकार इस परीक्षण में कुल 54 प्रश्न है। कम आयु वाले बालक अधिक आयु वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं,
इसका इसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से ध्यान रखा गया है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने रखें कि 3 वर्ष की आयु का जो बालक है उसके लिए उन्होंने जो प्रश्न निर्धारित किए थे उसमें जैसे पहला प्रश्न था अपना नाम बताना, दूसरा मुंह, नाक और कान को उंगली से इशारे द्वारा बताना, किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बताना, 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना जैसे राम, लक्ष्मण और सीता बन गए। अगर इस वाक्य को एक बार सुनकर बालक दोहरा लेता है तो वो बुद्धि परीक्षण का एक अंग था। दूसरा, 2 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना जैसे 2 5, 3 8, 5 9 आदि। अधिक आयु वाले प्रश्नों के उत्तर देने पर बालक को श्रेष्ठ माना जाता था। अपनी ही आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर देने पर बालक को साधारण बुद्धि माना जाता था और अपनी ही आयु के उत्तर नहीं दे पाने पर बालक को मंद बुद्धि माना जाता था। इस तरह से इस परीक्षण के द्वारा बालकों का वर्गीकरण किया जा सकता था, परंतु इस परीक्षण का एक दोष था और वो ये कि या तो इस परीक्षण में बालक पास होता था या इस परीक्षण में फेल होता था। मतलब पास फेल के अलावा इस परीक्षण में अन्य कोई विकल्प बालक के पास मौजूद नहीं था। ये विने साइमन परीक्षण का मुख्य दोष। दूसरा टेस्ट जो इस प्रकार का था वो है स्टैनफोर्ड विने स्केल। 1916 में टर्मन ने विने साइमन परीक्षण में कुछ संशोधन किया और उसका नाम उसने बदलकर कर दिया स्टैनफोर्ड विने मानकर। 1937 में उसमें कुछ प्रश्नों में पुनः संशोधन किया और 1960 में मॉड ए मेरिल की सहायता से पुनः संशोधन किया गया। यह परीक्षण स्टैनफोर्ड विने स्केल की मैं बात कर रहा हूं। यह जो परीक्षण है वो 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है, जबकि विने साइमन परीक्षण में हमने पढ़ा था 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए है। यहाँ इसने अपने आयु सीमा को घटा दिया और स्टैनफोर्ड विने जो स्केल है वो 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। यहाँ उन्होंने कुल 90 प्रश्नावलियां तैयार की जो इस प्रकार से थी। 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्नावलियां तैयार की और ये कुल मिलाकर 8 वर्ग होते हैं और इसलिए 8 × 6 यानी कि 48 प्रश्नावलियां होगी। 12 वर्ष के बालकों के लिए 8, 14 वर्ष के बालकों के लिए 6, सामान्य वयस्कों के लिए 6, श्रेष्ठ वयस्कों के लिए 6, अन्य प्रश्नावलियां 16 और 11 व 13 वर्ष के बालकों के लिए 0। ध्यान दें आप, 11 और 13 वर्ष के बालकों के लिए विने साइमन परीक्षण में भी कोई प्रश्न नहीं था और स्टैनफोर्ड विने स्केल में भी कोई प्रश्न नहीं है। विने की प्रश्नावलियों से उसने केवल 19 प्रश्न लिए। जो प्रश्नावलियां उसने बनाई उसमें केवल 19 प्रश्न ऐसे थे जो उसने विने साइमन टेस्ट जो था वहां से लिए थे। बाकी के 71 प्रश्न जो थे वो उन्होंने नए बनाए थे। इस परीक्षण की एक खासियत ये थी कि 2 से 5 वर्ष तक की आयु के लिए यह परीक्षण हर 6 महीने में एक बार होता था। जैसे बच्चा 2 साल का हो जाए तब, 2.5 साल का हो जाए तब, 3 साल का हो जाए तब, 3.5 साल का हो जाए तब, 4 साल का हो जाए तब, 4.5 साल का हो जाए तब, 5 साल का हो जाए तब। इसने हर प्रश्नावली के 2 भाग बनाए थे। एक भाग का नाम रखा था एल और दूसरे भाग का नाम रखा था एम। तो 2 साल में एल, 2.5 साल में एम, 3 साल में एल, 3.5 साल में एम। इस तरह से प्रत्येक भाग में 6 प्रश्न थे और उन 6 प्रश्नों के उत्तर उनको देने पड़ते थे और 6 महीनों में वो एक भाग हल करता था। अपनी आयु का एल भाग पहले और अपनी आयु का एम भाग बाद में। जब 2.5 का, 3.5 का, 4.5 का होता था तब। परंतु जैसे ही बच्चा 5 वर्ष से ऊपर का हो जाता था तो परीक्षा वर्ष में एक बार होती थी और एल व एम दोनों भाग उसे साथ साथ सॉल्व करने पड़ते थे। इस प्रश्नावली की एक विशेषता ये थी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए मानसिक आयु निर्धारित कर रखी थी और इसलिए यहाँ पास फेल का जो दोष है वो मिट जाता है। ये इस टेस्ट की विशेषता है। जैसे 3 से 10 वर्ष की आयु के लिए प्रत्येक प्रश्न की मानसिक आयु निर्धारित कर रखी थी 2 माह, यानी कि यदि एक प्रश्न का उत्तर देता है बच्चा तो उसकी मानसिक आयु 2 माह, 2 का देता है तो 4 माह, इस तरह से। 12 वर्ष के बच्चे के लिए निर्धारित जो प्रश्न थे उनमें प्रत्येक प्रश्न की मानसिक आयु निर्धारित कर रखी थी 3 माह और 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए प्रत्येक प्रश्न की आयु निर्धारित कर रखी थी 4 माह। तो इस प्रकार स्टैनफोर्ड विने जो स्केल है उसने विने साइमन परीक्षण की कुछ कमियां थी उनको दूर किया। मान लीजिए एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि 12 वर्ष की आयु का एक बालक है वो 10 वर्ष की आयु के बालक के लिए निर्धारित सभी प्रश्न हल करता है, साथ ही 12 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निर्धारित प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करता है और 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निर्धारित प्रश्नों में से 2 प्रश्न हल करता है, सही उत्तर देता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले उसने 10 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों को हल कर दिया, इसलिए 10 वर्ष हुई। फिर 4 प्रश्न उसने किसके लिए 12 वर्ष वाले किए और 12 वर्ष में हमने पीछे पढ़ा है कि एक प्रश्न का
मानसिक आयु कितनी है? 3 माह, तो 4 इंटू 3 हुआ। और 14 वर्ष के लिए एक प्रश्न की मानसिक आयु कितनी है? 4 माह, और ऐसे उसने 2 प्रश्न किए तो 2 इंटू 4 हुआ। तो इस तरह से उस बालक की मानसिक आयु हो गई 10 वर्ष प्लस 12 माह प्लस 8 माह, यानी कि 11 वर्ष और 8 माह, ये उस बालक की मानसिक आयु हो गई। तो इस तरह से यहाँ जो दोष था मानसिक आयु निकालने में, जो बच्चा पास या फेल हो जाता था और अपनी आयु से आगे के प्रश्न करता है या पीछे के करता है, तो वो जो दोष था विनय साइमन का, वो दोष यहाँ मिट जाता है और बालक किसी न किसी मानसिक आयु को अवश्य प्राप्त करता है। अगले जो टाइप से हमारे पास वो है वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। हमने व्यक्तिक भाषागत परीक्षण पढ़ लिए और उसमें 2 थे। पहला था विनय साइमन परीक्षण, दूसरा था स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण में बालक को करने के लिए कुछ क्रियाएं दी जाती हैं और उन क्रियाओं के आधार पर ये परीक्षण लिए जाते हैं। और ये भी 2 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला है पोर्टियस भूल-भुलैया टेस्ट और दूसरा है बैचलर वैल्यू टेस्ट। पोर्टियस भूल-भुलैया टेस्ट जो है वो 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। इसमें एक भूल भुलैया का निर्माण किया जाता है। बालक को कागज पर भूल भुलैया बनाकर एक पेंसिल दी जाती है और उसे कहा जाता है कि इस भूल भुलैया में से बाहर निकलने का जो मार्ग है उसे पेंसिल से निशान लगाना। जब वह उचित निशान लगा देता है तो उसके आधार पर उसकी मानसिक आयु की गणना कर ली जाती है। उम्र में वृद्धि के साथ साथ ये भूल भुलैया जो है उसको कठिनतर किया जाता है ताकि बालक की मानसिक आयु का सही ढंग से पता लगाया जा सके। ये भूल भुलैया सरल करने के लिए 3 से 11 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको 2 चांस दिए जाते हैं, जबकि 12 से 14 वर्ष तक के बालक होते हैं उनको 4 अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसी क्रम में दूसरा जो टेस्ट है बैचलर वैल्यू टेस्ट, उस बैचलर वैल्यू टेस्ट को 1944 में 10 से 60 वर्ष तक की आयु वालों के लिए बनाया गया था। 1955 में संशोधित करके 16 से 64 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए कर दिया गया। आयु वर्ग के अनुसार प्रत्येक वर्ग में 5 मौखिक प्रश्न होते हैं और 5 क्रियात्मक प्रश्न होते हैं। समय 1 घंटे से कुछ अधिक होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह वयस्कों के लिए भी है, साथ ही इसमें मानसिक आयु निकालने का जो दोष था वो दूर हो गया। इसमें किसी प्रकार की मानसिक आयु निकालने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, सामूहिक परीक्षण। और सामूहिक परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहले भाषागत और दूसरे क्रियात्मक। भाषागत सामूहिक परीक्षण में 2 टेस्ट हैं, आर्मी अल्फा टेस्ट और AGCT सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। सबसे पहले आर्मी अल्फा टेस्ट। तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के चयन में शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया गया। ये स्टैनफोर्ड विनय स्केल से मिलता जुलता है, उसी प्रकार की सामग्री का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। ये भी भाषात्मक है। ये अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय विभिन्न विभागों में सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए प्रयुक्त किया गया। इसमें शब्दावली, गणित व वस्तु गणना संबंधी समस्याओं का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक परीक्षण जो है वो 2 हैं, आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक समूह। आर्मी बीटा टेस्ट आर्मी अल्फा टेस्ट के साथ ही प्रयुक्त किया गया था अमेरिका में ही प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि अल्फा टेस्ट जो भाषागत है इसका मतलब शिक्षित व्यक्तियों के लिए था। जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित हैं उनके लिए जो टेस्ट निकाला गया वो आर्मी बीटा टेस्ट था। विभिन्न पदों एवं विभागों में काम करने वाले मनुष्यों का चयन करने के लिए हुआ था। यहाँ व्यक्ति को वस्तुओं की गणना करनी पड़ती है, या चित्र में जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके बीच में संबंध बताना पड़ता है, या उस चित्र में ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई संबंध नहीं है उन्हें चिन्हित करना पड़ता है। तो ये आर्मी बीटा टेस्ट था जो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और आर्मी अल्फा टेस्ट है वो भाषागत टेस्ट है जो पढ़े लिखे लोगों के लिए था। तो यहाँ हमें एक अंतर भी देखने में आ रहा है कि भाषात्मक टेस्ट जो है वो शिक्षित लोगों के लिए होते हैं, क्रियात्मक टेस्ट जो है वो अशिक्षित लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। क्रियात्मक टेस्ट का ही जो दूसरा रूप है वो है शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। यह 6 वर्ष से वयस्कों तक के लिए बनाया गया है। 13 वर्ष की आयु के बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें समानता और असमानता बताने के लिए कहा जाता है, लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से गणना करने के लिए कहा जाता है, साथ ही समान वस्तुओं को छांटकर वर्गीकृत करना, असमान वस्तुओं को अलग करना, इस प्रकार की कुछ क्रियाएं करवाई जाती हैं। तो इस तरह से ये सामूहिक परीक्षण भी 4 हैं जो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब अगला जो आर्टिकल इसमें हमें पढ़ना है वो है ये व्यक्तिक और सामूहिक परीक्षण जो हमने लिए, उन व्यक्तिक और सामूहिक परीक्षणों में क्या अंतर है, कौन अधिक उपयोगी है या कौन सा उपयोगी नहीं है। तो दोनों ही परीक्षणों की अपनी अपनी उपयोगिता है, किस प्रकार से और उनमें क्या अंतर है,
सबसे पहले हम उम्र की दृष्टि से अगर अंतर करें तो व्यक्तिगत परीक्षण जो है वो छोटे बालकों के लिए ज्यादा उपयोगी है, जबकि सामूहिक परीक्षण जो है वो बड़े बालकों और वयस्कों के लिए उपयोगी है। परीक्षक की दृष्टि से देखें तो व्यक्तिगत परीक्षण के लिए अनुभवी और प्रशिक्षित परीक्षक की आवश्यकता होती है, जबकि सामूहिक परीक्षण के लिए सामान्य व्यक्ति को भी परीक्षक के तौर पर लगाया जा सकता है। असफलता के कारण का व्यक्तिगत परीक्षण में पता लगाया जा सकता है, जबकि सामूहिक परीक्षण में व्यक्ति के असफलता का पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो किस कारण से असफल हुआ, वो हम पता नहीं लगा सकते। व्यक्तिगत परीक्षाओं के आयोजन के लिए धन व समय की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि सामूहिक परीक्षाओं के लिए धन व समय की कम आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत परीक्षा से निकाले गए निष्कर्ष अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं, जबकि सामूहिक परीक्षाओं से निकाले गए निष्कर्ष कम प्रामाणिक व कम विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अगर उस पूरे समूह में 2 या 4 व्यक्ति प्रतिभाशाली हैं, तो समूह की उपलब्धि अधिक रहेगी और बाकी के लोग अगर उसमें अल्प बुद्धि या मंद बुद्धि हैं, तब भी उनका स्तर उनकी वास्तविक बुद्धि से ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार के दोष सामूहिक परीक्षण में पाए जाते हैं। परीक्षार्थी की दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यक्तिगत परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी सतर्क होता है, क्योंकि उसको पता है मेरे अकेले का मूल्यांकन हो रहा है। उसके अकेले के गुण दोष का अध्ययन संभव है। वह परीक्षक के निकट संपर्क में होता है, क्योंकि उस समय परीक्षक के सामने केवल एक परीक्षार्थी होता है। साथ ही उस परीक्षार्थी के भाषा व व्यवहार का पूर्ण ज्ञान लिया जाना संभव है, क्योंकि परीक्षक के सामने केवल एक परीक्षार्थी होता है। सामूहिक परीक्षणों में परीक्षार्थी उदासीन रह सकता है, हो सकता है वह अपने समूह में कोई कार्य नहीं करे, कोई क्रिया नहीं करे, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे, फिर भी उसे समूह के औसत अंक प्राप्त हो जाए। दूसरा, यहाँ किसी व्यक्ति के सामान्य अध्ययन तो संभव है, परंतु उसके गुण दोषों का गहराई से अध्ययन संभव नहीं है। साथ ही परीक्षक के साथ उसका संबंध दूर का होता है, क्योंकि परीक्षक एक साथ पूरे समूह के संपर्क में रहता है। साथ ही व्यक्तिगत भाषा व व्यवहार का आंशिक ज्ञान ही संभव है, क्योंकि पूरे समूह का परीक्षण एक साथ संभव नहीं है। परिश्रम की बात करें तो व्यक्तिगत परीक्षण में परिश्रम अधिक लगाना पड़ता है, जबकि सामूहिक परीक्षण में परिश्रम कम लगाना पड़ता है। अब बात आती है क्रियात्मक परीक्षण की, कि ये क्रियात्मक परीक्षण क्यों आवश्यक है, बालकों को करने के लिए कुछ काम क्यों दिए जाते हैं। तो क्रियात्मक परीक्षण इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले ये लिखित परीक्षाओं के पूरक होने से अधिक विश्वसनीय है। हो सकता है कोई व्यक्ति लिखने में बहुत होशियार है, लच्छेदार भाषा का प्रयोग करके परीक्षक को प्रभावित कर सकता है, परंतु वह कार्य करने में उदासीन है, तो वह क्रियात्मक परीक्षण में वो पीछे हो जाएगा। हो सकता है किसी व्यक्ति की भाषा पर अच्छा कमांड नहीं है, परंतु वह कार्य को संपन्न करने में ज्यादा क्रियाशील है, तो उसे यहाँ अच्छे अंक मिल सकते हैं। दिव्यांगों और मंदबुद्धि बालकों के व्यवहार का अध्ययन क्रियात्मक परीक्षण द्वारा किया जा सकता है, जबकि भाषागत परीक्षण द्वारा गूंगे, बहरे ऐसे व्यक्तियों का परीक्षण करना संभव नहीं है। इसी तरह से क्रियात्मक परीक्षण जो है वो भाषा और संस्कृति के प्रभाव से मुक्त होते हैं। जैसे किसी दक्षिण भारतीय भाषा बोलने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा में परीक्षा ली जाए तो वह उसमें अच्छी उपलब्धि हासिल नहीं करेगा, परंतु अगर उसे कोई क्रियात्मक कार्य दिया जाता है तो वह उसमें अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकता है। मूर्त बुद्धि का अनुमान लगाना संभव है। क्रियात्मक परीक्षण के द्वारा बालक की मूर्त बुद्धि कितनी है उसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही अल्प आयु व अल्प शिक्षितों के लिए भी क्रियात्मक परीक्षण है वो बहुत ही उपयोगी है। इस तरह से हमने क्रियात्मक और भाषागत परीक्षण पढ़े, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। क्रियात्मक परीक्षण भी उपयोगी है और भाषागत परीक्षण भी उपयोगी है। अब है कुल मिलाकर ये बुद्धि परीक्षण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या बुद्धि परीक्षण हमारे लिए हमारी शिक्षण व्यवस्था में किस प्रकार उपयोगी है। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन कर सकते हैं। अधिक बुद्धि वाले को ऐसा कार्य दिया जा सकता है जहाँ बुद्धि की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि कम बुद्धि वाले को शारीरिक श्रम वाला काम दिया जा सकता है। इसके आधार पर हम बालकों का या व्यक्तियों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पिछड़े और प्रतिभाशाली बालकों की हम पहचान कर सकते हैं। अपराधी और समस्या मूलक जो बालक हैं उनके इस प्रकार के परीक्षण लेकर के उनमें सुधार कर सकते हैं। विशिष्ट व व्यावसायिक योग्यता का आकलन कर सकते हैं। किसी बालक में छुपी हुई विशिष्ट योग्यता क्या है या प्रोफेशनल योग्यता क्या है उसका हम पता कर सकते हैं। साथ ही अगर हमें ये पता पड़ जाए कि हमारे पास पढ़ने वाले बालक किस स्तर के हैं, उनकी बुद्धि कितनी है, तो हम उसके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण कर सकते हैं और उसके अनुरूप शिक्षण विधि का चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह बुद्धि परीक्षण का जो हमारा आज का टॉपिक है वो यह समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ ये आप सबको आपके रीट की तैयारी में बहुत बहुत सहयोग करेगा। धन्यवाद।